मुझे पता था यही होना। एट द एंड यही होता है। आप जितना किसी को बातें करो, वो चीज़ आपके सामने उतना ही ज़्यादा आती है। इसीलिए ये बड़े भी समझाते हैं कि उतना बोलो जितना कल को आपके सामने ना आए, जिससे आप कल को तंग ना हो या आपको शर्मिंदगी ना हो। आई वुड लाइक टू वेलकम माय व्यूअर्स। पहले आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता चलूँ। कुछ लोगों को तो समझ आ गई होगी किस बारे में बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिस बारे में बात कर रहा हूँ, वो बारे के बारे में आपको बताता चलूँ। आज से कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं, काफ़ी टाइम पहले, कोई 10 कुछ साल पहले अगर मैं चले जाऊँ तो मुझे याद है कि मैं शाम के टाइम यूट्यूब खोलता था और अपने घरवालों के साथ बैठ जाता था फैमिली व्लॉग्स देखने। किसके? शामिद इदरीस के, शाबिर जाफ़री के, ज़ैद अली के, रहीम परदेसी के। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा एंटरटेनिंग थे, अच्छा माहौल था, अच्छा कंटेंट था, तो देखने का मज़ा आता था। चलो, ज़्यादा कुछ नहीं तो सारे दिन की थकावट के पीछे कुछ हँसी खुशी वाले लम्हे हो जाते थे, तो मज़ा आता था इस चीज़ का। लेकिन उसके बाद थोड़ा ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट होता है, तो ट्रेंड आ जाता है मोरू की तरफ। मोरू, इरफान जुनेजो, ये खान। किसी ने तो अपनी डिसेंसी के साथ, अपनी शॉर्ट फिल्म के टैलेंट के साथ लोगों को एंटरटेन किया और किसी ने ट्रैवल व्लॉग्स के थ्रू किया। लेकिन सारा कुछ इस दौरान भी अच्छा चल रहा था। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। फिर एक दिन आता है ट्रेंड, एक रोस्टिंग, एक निहायत ही वाहियात ट्रेंड। वो जो निहायत वाहियात रोस्टिंग वाला ट्रेंड है ना, उसने सारा काम खराब कर दिया। और वहां से शुरू होती है ये कहानी। कहानी की अगर मैं स्टार्ट की बात करता चलूँ तो स्टार्ट कहानी का ये है कि एक दिन एक रोस्टर आता है और शाम इदरीस को पकड़ के रोस्ट करने लग जाता है। डकी भाई की बात कर रहा हूँ, समझ गए होगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे ही चलता है। पहले सियासत में ऐसे होता था कि एक दूसरे को गलत मलत कह के अपनी सियासत चमका लो। फिर कारोबार में भी ऐसा होने लग गया। और अब तो ये, वैसे तो यूट्यूब को भी किसी कारोबार से अलग नहीं कहा जा सकता, ये भी कारोबार ही है। तो ये कारोबार के अंदर भी ये सब कुछ शुरू हो गया। हालांकि इस कारोबार में बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करने के, एक दूसरे के साथ इंतकामी सियासत शुरू हो गई। और वो उस इंतकामी सियासत ने, मतलब बात अगर मैं ये करूं कि अगर आप किसी पे कोई कीचड़ उछालोगे तो कपड़े आपके भी गंदे होंगे। तो वही हुआ, डकी भाई ने आते ही शाम इदरीस को उसकी फैमिली व्लॉगिंग, उसके कंटेंट के ऊपर रोस्ट करना शुरू कर दिया। अब रोस्टिंग चल रही थी, तो वो जब रोस्टिंग वाला जब सिनेरियो आया, तो जितना एक डिसेंसी होती थी व्लॉग्स के अंदर, जितनी एक डिसेंसी के साथ कंटेंट बनता होता था, जितना लोग फैमिली के साथ बैठ के एक चीज़ को देख सकते थे, वो चीज़ खत्म हो गई। अब ये चीज़ खत्म होना भी नुकसानदेह था, क्योंकि अगर ये चीज़ खत्म हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपका जो यंगस्टर है, आपके जो नए बच्चे हैं जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं चीज़ें, उनके ज़हन में जाएगा कि यार ये वल्गैरिटी के साथ गालम गलोच करोगे तो आप भी इसके थ्रू फेमस हो जाओगे। जबकि यार, आपको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तो रोस्ट किया डकी भाई ने शाम इदरीस की बिलावल को, शाम इदरीस की वाइफ को। हेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हेट हमारी ऑडियंस के अंदर भी आ गया। लोगों का सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। सोचने का पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हुआ कि जिस दिन शाम इदरीस साहब अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान में किसी मीटअप के लिए आते हैं, तो मॉल के बाहर उनकी वाइफ को, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, थप्पड़ या मुक्का, इस चीज़ में कंफर्म नहीं है कि क्या पड़ा, लेकिन मारा जाता है, जो एक वाकई बहुत ही वाहियात हरकत है। ऑडियंस को ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपने इन्फ्लुएंसर्स, अपने, मतलब जो, जिनको आप फॉलो करते हो, उनको देखते हुए, उनकी बात सुनते हुए आपको अपना अखलाकियात से नहीं करना चाहिए। किसी की वाइफ या फैमिली पे कोई अटैक होगा तो कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं, आई वुड अप्रिशिएट शाम इदरीस को, उन्होंने कोई इतना खासा रिएक्शन इस चीज़ पे नहीं दिया और चुप करके साइड पे हो गए। और इस दौरान वो आते हैं और शमीर बादशाह, जो कि कहानी का एक दूसरा किरदार है, उन्होंने बीच में थोड़ा सालसी का किरदार अदा किया कि दोनों बालकनी के दरमियान सुलह सफाई के साथ मामला तय हो जाए। और शाम इदरीस ने स्टेप अहेड रह के सुलह के लिए एक फ़ोन भी किया। वो तो आप सब जानते ही हैं। आप सब भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आपको भी पता होंगी। अब उस दौरान ये होता है कि मामला ऐसे नज़र आते हैं कि जिस तरह सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन लोगों में तो हेट बढ़ चुका हुआ था। अब शाम इदरीस का करियर खराब हुआ और लोगों ने उनके बायकॉट कर दिया। हैशटैग्स चल पड़े, ट्विटर पे ट्रेंड्स चल पड़े। और वही बात हुई, कंट्रोवर्सी बना दो, किसी को नीचे गिरा दो, किसी के ऊपर बात कर लो और अपना फेम बढ़ा लो। तो ये वाला कल्चर इसने तो पकड़ के हमारा सारा कल्चर ही खराब कर दिया फिर। हमारा सारा सोसाइटी का नज़्म-ओ-ज़ब्त ऊपर नीचे हो चुका। अब ये सारी चीज़ें हुई। अब दोनों तरफ से लड़ाई तो एक तरफ चल पड़ी, लेकिन उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान
उस फ्रीक का हुआ जिसने कोई इतना खास किरदार अदा नहीं किया था शाम की। उन्होंने वो तो अपना डेली रूटीन के अंदर फैमिली व्लॉगिंग अपना एक टैलेंट अपना स्किल लोगों को दिखा रहे थे और एंटरटेन कर रहे थे। लेकिन रोस्टिंग वाले सिस्टम में डकी भाई ने पकड़ के उनका आवे कावा बिगाड़ दिया। अब उनका सारा कंटेंट भी खराब, उनका सारा करियर खराब, हर चीज़ खराब। अब बात ये है कि जब डकी भाई ने शामिद रेस के कंटेंट को क्रिंज कंटेंट बोला था, ये स्पेशली टारगेट किया गया था कि वो अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हैं और वो मतलब कुछ ऐसे क्लिप्स थे जिसके अंदर तो ये भी बताया जा रहा था कि ये फैमिली ब्लॉगर्स या डेली ब्लॉगर्स तो अपनी हर चीज़ ही खोलते रहते हैं। वो मसला बन गया। तो बात वही है जो मैंने स्टार्ट पे कही थी, उतना बोलो जितना कल को आप बर्दाश्त कर सकें। अब वही हुआ। थोड़े टाइम बाद जब शामिद रईस अपने मेन पेज से पीछे हट गए, तो डकी साहब आ गए फैमिली व्लॉगिंग पे, व्लॉगिंग करने लग गए और वो जिस कंटेंट को क्रिंज कहते थे, वही कंटेंट खुद बनाने लग गए। स्क्रिप्टेड कहते थे, तो वही स्क्रिप्टेड कंटेंट खुद बनाने लग गए और वो मेरे ख्याल से आप लोगों से छुपा तो नहीं है। खैर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो दोनों को ही अच्छा समझता हूँ। अच्छी बात है कि वो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इस सब में बुरी बात ये है कि आपको उन्हें रोस्ट नहीं करना चाहिए। रोस्ट किया है तो किसी को नीचा ना दिखाओ। तरीकेकार से चीज़ों को लेके चलो, मिलके कोलैब कर लो, कंटेंट इकट्ठे मिलके बना लो। तो वो चीज़ कहीं न कहीं लैग की और नहीं हो सकी और सारा आबे-काबा बिगड़ गया। अब उसके दौरान शामिद रईस का तो नुकसान हो गया, लेकिन अब जो डक्की साहब थे, अब वो फैमिली व्लॉगिंग में आ गए, कहीं कंटेंट बनाने लग गए। वही चीज़ें जो उनको टारगेट करते थे, वही चीज़ें खुद अपने कंटेंट के अंदर दिखाने लगे। मसला तो था, मसला तो हो गया। अब मसला ये हुआ कि 7 साल के बहुत लंबे ब्रेक के बाद शामिद रईस आए और उन्होंने अपनी कहानी का जो रुख था, वो बता दिया। उन्होंने डिस्प्ले कर दिया लोगों के सामने। अब नुकसान क्या हुआ? वही बात आ गई ना कि जिस बारे में आप बात करते थे, आज आप खुद वो कंटेंट बना रहे हो सिर्फ़ इसलिए पैसा कमाने के लिए। पास्ट जो था आपका वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो वही था, डकी भाई का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ा और अब शामिद अली इसके बैकअप के साथ 4 दिन के अंदर 4.4 मिलियन व्यूज़ शामिद अली की वीडियो पे, डकी भाई के 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से 300 के 3 लाख सब्सक्राइबर 3 से 4 दिन के अंदर जा चुके हैं। क्यों? ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था, वो पर्सपेक्टिव कहीं न कहीं तो शामिद अली की बात से भी तो चेंज हुआ ना। तो फॉलोअर्स तो छोड़ गए, लेकिन मुझे इस सब में ये समझ नहीं आई, ये पता नहीं लगा कि डकी साहब आपने ये जो सारा कंटेंट का जो रोस्टिंग वगैरह का उनका बनाया था, अब आपको क्या फ़ायदा हुआ? क्या डिफ़रेंस आया? किसी को रोस्ट करके खुद ऊपर आना, किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी करके खुद ऊपर आना, ये तो पाकिस्तान के अंदर बहुत आसान है और आई थिंक आपको भी फ़ेम यहीं से मिला। डिफ़रेंस तो कुछ नहीं पड़ा। यही आप उस टाइम कोलैबोरेट कर लेते, आप उनके साथ मिलके कंटेंट बना लेते तो आई थिंक दोनों तरक्की करते, दोनों ऊपर जाते, दोनों को फ़ेम मिलता और आई थिंक डबल फ़ेम मिलता, ट्रिपल फ़ेम मिलता। चांसेस तो बहुत थे, लेकिन किसी ने अवेल नहीं किए। हमारे यहाँ पे बदमाशी का कल्चर। एक तो जिसको फ़ेम मिल जाता है ना, वो अपने आप को पता नहीं कहाँ का और कैसा डॉन समझने लग जाता है। तो डकी भाई ने भी कुछ ऐसा ही किया कि जब शामिद रीस को सपोर्ट करने के लिए कुछ रोस्टर्स आ गए और उन्होंने डकी को ही रोस्ट करना शुरू कर दिया। तला रिव्यूज़ और बदला ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ। तो अपनी साइड ऑफ स्टोरी में जब शामिद रीस ने इनको कॉल की, तो उन्होंने भी अपना बताया कि हमें किस तरीके से किडनैप करने की धमकियाँ और जेल काटनी पड़ी और किस तरह एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। तो फॉलोअर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मतलब धमकाने लग जाओ। आप किसी का करियर ख़त्म कर दो, आप किसी के पीछे पड़ जाओ कि मैं तुझे अब छोड़ूँगा नहीं, तूने मेरे बारे में बात कैसे की? फिर तो मैं शामिद रईस साहब की यहाँ पे बहुत तारीफ़ करूँगा कि जब उनके बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया था। उन्होंने कोई ऐसी बदमाशी नहीं की, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि डकी को किडनैप करा दें, ये कर दें, वो कर दें। हालाँकि फ़ेम तो उनके पास भी था, ऑडियंस तो उनके पास भी थी। लेकिन ये आई थिंक उनका एक अच्छा स्टेप था कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं कहा। तो मेरे ख़्याल से हमें सोचना चाहिए। हम पाकिस्तानी अपने आप को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके चलें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा मसला पता है क्या है? हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते। हम एक दूसरे की टाँग खींचते हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने का सोचते हैं कि इसको नीचे गिरा दो, मैं ऊपर आ जाऊँ। क्या फ़ायदा? नाम तो तब बनेगा जब एक नीचे जा रहा है तो गिरते को पकड़ के आप भी ऊपर उठो कि यार आओ मिलके काम करें, आओ मिलके कंटेंट बनाएं, तुम अपना टैलेंट डिस्प्ले करो, मैं अपना टैलेंट डिस्प्ले करूँ, तुम अपना आइडिया दो, मैं अपना आइडिया दूँ, मिलके कोलैबोरेट करते हैं।
तो उस कोलैबोरेशन में आई थिंक दोनों तरक्की करें। कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत है, तो इत्तेफाक में बरकत सिर्फ घर घर में नहीं होती कि भाई भाई के साथ और घर वाले आपस में इत्तेफाक में बरकत है। पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी हमें भी आपस में इत्तेफाक करना चाहिए। तो जब तक हम आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे बरकत कहाँ से होगी? और तभी शायद हम तरक्की नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से तो क्लियर है कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, और ये तो बच्चे बच्चे को और घर घर में पता है कि हम तरक्की क्यों नहीं करते। कोशिश ये होती है कि फलां ऊपर गया है, इसको पकड़ के नीचे खींचो, फलां ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ के नीचे खींचो। मैं तो ये सब कुछ देख के इन्हीं भाई साहब की तरह परेशान था। जिस तरह ये भाई साहब परेशान बैठे हुए ना, मैं भी इसी तरह परेशान बैठा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों से बात की जाए। कोई बात नहीं भाई साहब, समझ जाएंगे लोग एक दिन, पहुंच जाएगा लोगों तक एक दिन मैसेज।